हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। पढ़ाई बहुत अच्छे से करना है हमें और मज़े से करना है, बिना टेंशन के, बिना दिक्कत के। आप हमसे जुड़े रहिए, वीडियो देखिए, बुक से भी एक बार रिवाइज करिए। केवल वीडियो पे डिपेंड नहीं रहना है, हमें मालूम होना चाहिए कि बुक में भी ये टॉपिक कहाँ पर है। और अगली बार जहाँ भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आराम से पूछिए, बिना किसी भी हेजिटेशन के आप मुझसे जुड़े रहिए, पूछते रहिए। आपके लिए हम कर रहे हैं। और इस टाइम में जो टाइम चल रहा है, स्कूल नहीं लग पा रहे हैं, तो इससे बहुत अच्छे से आप पढ़ाई करिए। ठीक है, चलिए अब पढ़ाई की तरफ आते हैं। हमने अध्याय जगत प्लांटी शुरू कर दिया है और जगत प्लांटी में हम शैवाल के लक्षण पढ़ चुके हैं। हम उसमें भूरी शैवाल के लक्षण और उसका आर्थिक महत्व भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अगला पार्ट इसका, जो शैवाल के 3 प्रकार हैं, भूरी शैवाल, लाल शैवाल और हरी शैवाल, है ना। इसके दूसरे नाम क्या है? फियोफाइटा, रोडोफाइटा एंड क्लोरोफाइटा। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसके बारे में वो है रोडोफाइटा या लाल शैवाल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रोडोफाइटा या लाल शैवाल। रोडोफाइटा या लाल शैवाल, ये लाल रंग की होती है ना। क्यों होती है ये अपन अभी पढ़ेंगे। अब इसमें अपन इसके मुख्य लक्षण देखते हैं कि लाल शैवाल के क्या लक्षण होते हैं, कौन कौन से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप भूरी शैवाल से इसको, है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसके 400 वंश और 4000 प्रजातियां। 400 वंश, 4000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से केवल 20 जो है वो अलवणीय जल में होती हैं। 20 जातियां अलवणीय जल में होती हैं। मतलब इसका क्या हो गया कि इसके अलावा 20 प्रजातियों के अलावा जितनी भी हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? समुद्र में पाई जाती हैं, अलवणीय जल में होती हैं, पाई जाती हैं। अब इसका जो दूसरा लक्षण है कि ये कैसे होते हैं, तो ये एक कोश की भी हो सकते हैं और बहुकोश की भी हो सकते हैं। एक कोश की भी हो सकते हैं और बहुकोश की भी हो सकते हैं। एक कोश की या बहुकोश की, यानी कुछ प्रजातियां एक कोश की होती है तो कुछ प्रजातियां कैसी होती हैं? बहुकोश की भी हो सकती है। इनका शरीर सुकायवत होता है। बहुकोश की है तो शरीर कैसा होगा? सुकायवत होगा, यानी जड़ तना पत्ती में ज्यादा विभाजित नहीं होता। जड़ तना पत्ती जैसी रचना दिखती है लेकिन वैसा होता नहीं है। फिर इसका तीसरा कि इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो कोशिका भित्ति 2 परतों की बनी होती है। कोशिका भित्ति 2 परतों की बनी होती है। भित्ति आप समझते हैं पौधों में ही पाई जाती है, 2 परतों की बनी होती है। और ये जो 2 परतों की बनी होती है, इसमें जो बाहरी परत होती है वो अलग पदार्थ की बनी होती है और अंदर वाली परत अलग पदार्थ की बनी होती है। तो कौन सी किसकी बनी होती है? जो बाहरी परत है वह बाहरी परत पैक्टिक की बनी होती है। पैक्टिल का यौगिक है पैक्टिक, पैक्टिक की बनी होती है। ये भी सेल्यूलोज का ही यौगिक है। व भीतरी परत सेल्यूलोज की बनी होती है।
भीतरी परत सेल्यूलोज की बनी। आगे मैं नहीं लिख रही हूँ, की बनी होती है, तो आप समझ लें। फिर अगला जो इसका है, इसमें जो केंद्रकों की संख्या है वो वेरिएशन पाए जाते हैं। किसी में एक कोशिका में एक केंद्रक होता है, किसी में बहुत सारे केंद्रक होते हैं। एक वेरिएशन ये। दूसरा वेरिएशन कि एक केंद्रक यदि है, यदि वो केंद्र में है तो गोलाकार होगा, और यदि किनारे की तरफ होगा, उसकी भित्ति की तरफ होगा, तो वो चपटा केंद्रक होता है। केंद्रक एक या अधिक हो सकते हैं, एक या अधिक हो सकते हैं। यदि केंद्रक बीच में है, यदि केंद्रक मध्य में है, कोशिका के मध्य में है, मध्य में हो तो गोल, तथा किनारे पर हो तो चपटा होता है। चपटा होता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? यदि केंद्रक बीच में होगा कोशिका के एकदम, तो गोल आकार का होगा, अन्यथा चपटा होगा। फिर अगला कि इसमें जो वर्णकी लवक है वो कौन कौन से पाए जाते हैं। वर्णकी लवक आप समझते हैं, वर्णक मीन्स कलर, लवक यानी क्या होता है, प्लास्टिड। प्लास्टिड यानी क्या, झिल्ली से घिरी हुई एक रचना जिसके अंदर वर्णक भरे होते हैं, उसे हम वर्णकी लवक भी कहते हैं। इंग्लिश में उसको कहते हैं क्रोमेटोफोर। क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर में वर्णकी लवक भरे होते हैं। अब वो वर्णकी द्रव्य भरे होते हैं। तो वर्णकी द्रव्य कौन कौन से हैं? वर्णकी द्रव्य हैं क्लोरोफिल ए, वर्णकी लवक में प्लास्टिक भी बोला जाता है इसको, वर्णकी लवक में वर्णक जैसे क्लोरोफिल ए और डी, क्लोरोफिल ए एंड डी दोनों पाए जाते हैं। इसके अलावा पाया जाता है क्लोरोफिल ए एंड डी, ज़ैंथोफिल। अपन ने पढ़े हैं कौन कौन से इसमें वर्णकी लवक होते हैं ना, जब शैवाल के लक्षण पढ़ रहे थे तो। फाइटोबिलिन, पाया जाता है। फाइटोबिलिन के भी पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं उसके, है ना, फाइकोरेसिन, फाइकोसाइलिन और एलोफाइकोसाइलिन। तो इसमें एलोफाइकोसाइलिन नहीं पाया जाता। फाइटोबिलिन जैसे कौन कौन से, मैंने कहा एलोफाइकोसाइलिन नहीं पाया जाता। तो क्या पाया जाता है, फाइको एरिथ्रिन, उसका टाइप है आर, और दूसरा फाइकोसाइलिन आर पाया जाता है। अब देखिए इसमें जो इतने सारे वर्णक पाए जाते हैं, फिर भी शैवाल का कलर कैसा है, लाल। तो लाल कलर किसके कारण है, शैवाल का लाल रंग ये फाइकोएरिथ्रिन आर, शैवाल का लाल रंग फाइकोएरिथ्रिन आर के कारण होता है।
अब आप सोचेंगे कि बाकी जब इतने सारे वर्णक हैं तो केवल इसी का रंग क्यों डिस्ट्रीब्यूशन होता है? तो चूंकि लाल कलर जो है बाकी अन्य जितने भी वर्णक हैं उनके कलर को दबा देता है, छुपा देता है। वो वहां है तो लेकिन दिखते नहीं है। इस कारण लाल शैवाल कैसी दिखाई देती है? लाल दिखाई देती है। किसके कारण? फाइकोइरिथ्रिन के कारण। फिर अगला इसका जो मेन लक्षण है, इसमें जनन कौन कौन से टाइप से होता है? तो इसमें अलैंगिक जनन भी होता है, लैंगिक भी होता है। अलैंगिक जनन कैसा होता है? अलैंगिक जनन बीजाणु द्वारा होता है। अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? बीजाणुओं द्वारा होता है, जिनको हम कहते हैं बीजाणु कार्योस्पोर। बीजाणु द्वारा होता है, जो अचल होते हैं, उनमें प्रजनन के लिए कोई अंग नहीं होते। ये एकक बीजाणु भी हो सकते हैं, चतुष बीजाणु भी हो सकते हैं, द्विबीजाणु भी हो सकते हैं, जो शैवाल है उसकी जाति प्रजाति के आधार पर। अलैंगिक जनन बीजाणु द्वारा होता है, ये अचल होते हैं और इन्हें पॉलीसाइफोनिया में कार्पोस्पोर कहा जाता है। पहले एक एक बीजाणु होते हैं, इनमें विभाजन के फलस्वरूप इनमें फिर अंकुरण होता है और अंकुरण होकर ये नए पौधे को जन्म देते हैं। जो लैंगिक जनन होता है वो लैंगिक जनन विषम युग्मक होता है। लैंगिक जनन विषम युग्मक होता है। विषम युग्मक का अर्थ आप समझते हैं ना, कि जो नर बीजाणु हैं वो अलग टाइप के होते हैं रचना में, कार्य में, और जो मादा होते हैं वो अलग टाइप के। विषम युग्मक ही होता है। नर युग्मक अचल पुंमणु होते हैं। मादा युग्मक कार्पोगोनिया में बनते हैं। कार्पोगोनिया में बनते हैं। विषम युग्मक ही होता है। नर युग्मक अचल पुंमणु होते हैं। अपन पढ़ चुके हैं अचल पुंमणु क्या होते हैं, जो मादा युग्मक धानी पर जाकर चिपक जाते हैं और उनका पूरा मटेरियल जो है मादा युग्मक धानी में चला जाता है। ये अपन पढ़ चुके हैं। मादा युग्मक जो है वो कहाँ बनते हैं? मादा युग्मक धानी में, जिसको हम कार्पोगोनियम बोलते हैं, वहां पर बनते हैं। दोनों में निषेचन के फलस्वरूप जो निषेचन होता है, तो निषेचन के बाद भी जो कार्पोगोनिया है वो मुख्य पौधे पर ही लगी रहती है। निषेचन के बाद भी कार्पोगोनिया कहाँ लगी होती है? कहाँ पर लगी रहती है? मुख्य पौधे पर लगी होती है। कार्पोगोनिया वहीं पर लगी होती है और वहां पर फिर बीज निकलता है, उसमें बीजाणु अंकुरित होता है और अंकुरित होकर नए शैवाल को जन्म देता है। अगला लक्षण है कि इसमें पीढ़ी एकांतरण, कुछ प्रजातियों में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। अब पीढ़ी एकांतरण क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है यानी जब किसी जीव की पूरा जीवन चक्र दो अवस्थाओं में पूर्ण होता है। जब किसी जीव का पूरा जीवन चक्र दो अवस्थाओं में पूर्ण होता है तो उसे कहा जाता है पीढ़ी एकांतरण। अब वो दो अवस्थाएं कौन सी हो सकती हैं? वो दो अवस्थाएं एक आगुणित होती है और एक द्विगुणित होती है।
आगुणित यानी क्या होता है? आगुणित यानी होता है 2n अवस्था। आगुणित का मतलब क्या होता है? n अवस्था। n अवस्था कब आती है? जब उसमें कौन सा विभाजन हो? अर्धसूत्री विभाजन। जब बीजाणु में अर्धसूत्री विभाजन होगा और उसके फलस्वरूप जो रचना बनेगी उसको हम कौन सी अवस्था बोलेंगे? आगुणित अवस्था। ठीक। अब आगुणित अवस्था में जो जीवन चक्र चल रहा है उसमें ऐसी रचनाएं बनेंगी जो आपस में जुड़ेंगी और जुड़ने के बाद जो नई अवस्था बनेगी उसमें जो क्रोमोसोम है उनकी संख्या डबल हो जाएगी, 2n हो जाएगी और उसमें फिर जनन के फलस्वरूप जो रचनाएं बनेंगी उनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। उनके अंकुरण से फिर कौन सी रचना बनाएगी? आगुणित अवस्था। आगुणित अवस्थाओं में कोई भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, समसूत्री विभाजन होगा। इनसे जो जनन अवस्था से जो रचनाएं बनेंगी वो आपस में जब जुड़ेंगी तो कौन सी रचना बनेगी? उनके जुड़ने से द्विगुणित अवस्था और इस तरह पूरा एक जीवन चक्र खत्म हो जाएगा, एक आगुणित अवस्था वाला और एक द्विगुणित अवस्था वाला। तो चूंकि पूरा जीवन एक सी अवस्था में नहीं गुजरता, या तो आगुणित या तो द्विगुणित। जैसे हम लोग हैं, अपने मनुष्य हैं अपन, तो हमारा पूरा जीवन द्विगुणित अवस्था में ही बीतता है, 2n अवस्था में। बस जिस समय युग्मक बनते हैं, नर युग्मक या मादा युग्मक, तो वो जो नर युग्मक या मादा युग्मक है वो कौन सी अवस्था कहलाती है? केवल नर युग्मक और मादा युग्मक, वो कौन सी अवस्था होती है? आगुणित अवस्था। क्योंकि वो हमारे शरीर की द्विगुणित कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन से बने। चूंकि वो ज्यादा समय तक नहीं रहती, इसलिए हमारे में हम ये नहीं बोल सकते कि पीढ़ी एकांतरण लंबा पाया जाता है, लेकिन शैवाल में ये पाया जाता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आर्थिक महत्व देखेंगे। तो लाल शैवाल के लक्षण, इसमें 400 वंश, 4000 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितने वंश? 400 वंश, 4000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से केवल 20 जातियां आलावड़ी जल में है, बाकी सब समुद्र में पाई जाती है, चट्टानों में चिपकी रहती है। इसलिए एक कोश की भी हो सकते हैं, बहुकोश की भी हो सकते हैं। इनका शरीर सूकायवर होता है। कोशिका भित्ति 2 परतों की बनी होती है, बाहरी परत पेक्टिक की बनी होती है और भीतरी परत सेल्यूलोज की बनी होती है। केंद्रक, अगला लक्षण, केंद्रक एक भी हो सकते हैं, एक कोशिका में अधिक भी हो सकते हैं। यदि केंद्रक कोशिका के मध्य में हो, यदि केंद्रक मध्य में हो, कोशिका के मध्य में, कोशिका के मध्य में हो तो गोल होगा, यदि कोशिका के किनारे पर हो तो चपटा होगा। वर्णकी लवक में, ये बहुत ध्यान देना है अपन को कि इसमें वर्णकी लवक में कौन कौन से वर्णक द्रव्य पाए जाते हैं। वर्णकी लवक, जिसे हम और क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं प्लास्टिक। इसमें वर्णकी द्रव्य पाए जाते हैं। तो कौन कौन से वर्णकी द्रव्य होते हैं? क्लोरोफिल ए और डी। देखिए, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई कई टाइप का होता है, लेकिन इसमें केवल कौन सा पाया जाता है? ए एंड डी। फिर क्लोरोफिल के अगले टाइप जेंथोफिल, कैरोटीन भी पाए जाते हैं, फाइकोबिलिन भी पाया जाता है। फाइकोबिलिन का कौन सा रूप पाया जाता है? फाइकोबिलिन के 3 रूप होते हैं, फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन एंड एलोफाइकोसाइनिन। लेकिन इसमें फाइकोबिलिन का केवल कौन सा होता है? फाइकोएरिथ्रिन आर एंड फाइकोसाइनिन आर, यह रूप पाया जाता है। लाल शैवाल का लाल रंग किसके कारण है? तो शैवाल का लाल रंग फाइकोएरिथ्रिन आर के कारण होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने इनको गोला लगाया हुआ है। आगे, अलैंगिक जनन बीजाणु द्वारा होता है, जो कि अचल होते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? कार्पोस्पोर कहा जाता है। अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देते हैं, नए शैवाल को जन्म देते हैं। लैंगिक जनन विषम युग्मक की होता है, यानी नर युग्मक अलग टाइप का होता है, मादा युग्मक अलग टाइप का होता है। नर युग्मक अचल पुंमण होता है, इसमें प्रजनन अंग नहीं होते। जो मादा युग्मक है, ये मादा युग्मकधारी कार्पोगोनिया में बनता है। निषेचन के बाद भी कार्पोगोनिया मुख्य पौधे पर लगी ही रहती है और वहीं पर वो बीजाणु उत्पन्न करती है, जो फिर फैलकर नए शैवाल को जन्म देते हैं बढ़ने के पश्चात। इसमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। उसका मतलब है
कि एक पीढ़ी जो है वो पूरा का पूरा अपना टाइम कौन सी अवस्था में बिताती है? एन। एन मीन्स कौन सी अवस्था? अगुणित अवस्था। एक पीढ़ी मतलब एक रूप, और जो दूसरी पीढ़ी है वो अपना जीवन किस अवस्था में बिताती है? 2n अवस्था, द्विगुणित अवस्था। एक में क्रोमोसोम की संख्या आधी और दूसरे में डबल। ठीक है, मान लीजिए शैवाल में 10 क्रोमोसोम है, मान लीजिए, तो एक पीढ़ी में केवल कितने पाए जाएंगे? 5, और उसी से जन्म लेने वाली जो अगली पीढ़ी होगी उसमें होंगे 10, क्योंकि इसके बनने वाले बीजाणुओं में आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़कर अगली पीढ़ी को जन्म देंगे। इसमें इससे फिर से कौन सी पीढ़ी जन्म लेगी? फिर से पहली वाली पीढ़ी। इस पीढ़ी में अर्धसूत्री विभाजन होगा जिससे एन अवस्था वाले बीजाणु उत्पन्न होंगे और वो अंकुरित होकर फिर से पहली पीढ़ी को जन्म देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपन। अब पढ़ेंगे अपन आर्थिक महत्व। लाल शैवाल का आर्थिक महत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। बहुत ही इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है इसका, लाल शैवाल का आर्थिक महत्व। लाल शैवाल जिसे हम और क्या बोलते हैं? रोडोफाइटा का क्या पढ़ने वाले हैं अपन? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और रेड एलगी। देखिए अलग अलग नाम लिखे हैं पूरे ये मैंने। लाल शैवाल भी बोलते हैं, रेड एलगी भी बोलते हैं, रोडोफाइटा भी बोलते हैं। जीव विज्ञान में ऐसे बहुत सारी टर्म्स आती हैं, हिंदी में नाम अलग होते हैं, इंग्लिश में नाम अलग होते हैं, तो अलग अलग टर्म्स सभी अपन को मालूम होनी चाहिए। आप पहला इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ये अधिकतर भोजन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। भोजन के रूप में, भोजन के रूप में, पशुओं के चारे के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। चूंकि ये उत्पादक हैं, ये भोजन बना रहे हैं सूर्य के प्रकाश में, तो उनसे इनका उपयोग खाने के रूप में किया जाता है। अब किसका किसका किया जाता है, किस किस रूप में किया जाता है, वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहला पोराफाइरा। पोराफाइरा नामक शैवाल है। पोराफाइरा में जो प्रोटीन है वो प्रोटीन होता है, प्रोटीन 30 to 35% प्रोटीन होता है इसमें। और कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है 40 to 45%। इतना जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलेगा तो मनुष्य या जंतु जो भी खाएंगे उसमें काफी न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, तो इसका उपयोग इसीलिए भोजन के रूप में और चारे के रूप में होता है। इसके अलावा और किसका और इसके अलावा और उसमें क्या क्या पाया जाता है? तो इसमें विटामिन 6 टाइप के होते हैं, उसमें से 3 तो इसी में मिल जाते हैं, ए, बी, सी भी पाए जाते हैं। मतलब क्या क्या है इसमें? पोराफाइरा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, बी, सी, यानी हमारे न्यूट्रिएंट्स का आधा हिस्सा तो इसमें है, उसीलिए इसका उपयोग भोजन के रूप में, पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। किसका किसका उपयोग किया जाता है? कोन्ड्रस व रोडीमेनिया।
ये कोनरस और रेडिमेलिया क्या है? ये शैवाल की प्रजाति हैं जिनका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है, भोजन व चारे के रूप में। कच्ची सलाद के रूप में भी खाया जा सकता है इसको। विभिन्न देशों में, हमारे भारत में चूंकि बहुत ज्यादा सब्जियां होती हैं तो इनकी इतनी ज्यादा आवश्यकता हमें नहीं पड़ती। बाकी जिन देशों में ज्यादा सब्जियां नहीं होती तो इनका उपयोग भोजन चारे के रूप में किया जाता है। फिर स्विट्जरलैंड में पामेटा को तंबाकू की तरह, पामेटा क्या है? इसकी एक प्रजाति है जिसको तंबाकू की तरह चबाकर खाया जाता है। जैसे हमारे देश में तंबाकू खाते हैं, तंबाकू उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं होते लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, चबाया जाता है। अब अगला इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जिलीडियम नामक, जिलीडियम ये किसकी प्रजाति है? ये भी लाल शैवाल की प्रजाति है। जिलीडियम का उपयोग, इससे जो प्राप्त पदार्थ है उसका उपयोग जेली बनाने में, जेली जानते हैं आप, सेमी लिक्विड पदार्थ, सेमी लिक्विड पदार्थ जो फ्रूट जेली मान लीजिए बनानी है, कस्टर्ड बनाना है, पुडिंग बनानी है तो उसको थोड़ा सा गाढ़ा करना पड़ता है, सेमी लिक्विड करना पड़ता है, तो उसको बनाने के लिए जिलेडियम से प्राप्त पदार्थ का उपयोग किया जाता है। आइसक्रीम में भी डाल सकते हैं इसको, पुडिंग में भी डाल सकते हैं जिससे वो गाढ़ी हो जाती है। फिर अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ होता है एगार। एगार किससे मिलता है? ये लाल शैवाल की प्रजाति है, जिलीडियम व ग्रेसिलेरिया, जिलीडियम व ग्रेसिलेरिया से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पदार्थ है ये। एगार, एगार नामक पदार्थ प्राप्त होता है। अब देखिए ये किस किस काम होता है, मैं बताती हूँ आपको। प्रयोगशाला में जब सूक्ष्म जीवों का संवर्धन करना हो तो एगार एगार ले लिया जाता है। पौधों पर कोई हार्मोन की टेस्टिंग करनी है तो एगार एगार का उपयोग होता है। यदि रक्त का स्कंदन करना है उसके लिए एगार का उपयोग होता है। एगार एगार से बने हुए कैप्सूल, गोलियां, इनका उपयोग रेचक के रूप में इनका उपयोग होता है। इनका उपयोग मरहम बनाने में, ट्यूब बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग निलंबक के रूप में भी किया जाता है। मतलब एगार एगार के इतने सारे उपयोग हैं। क्या क्या बोला मैंने इसमें? प्रयोगशाला में सूक्ष्म जीव संवर्धन के लिए, प्रयोगशाला में सूक्ष्म जीव संवर्धन, संवर्धन। अब सूक्ष्म जीव क्यों संवर्धन किए जाते हैं ये तो आपको मालूम होगा। विभिन्न प्रकार की दवाइयां बनानी है, प्रतिजैविक बनाने हैं उनके लिए, है ना। और फिर इसके बाद सूक्ष्म जीव संवर्धन के लिए आइसक्रीम में मरहम में, मरहम मीन्स ट्यूब में जो अपन किसी जगह पर लगाते हैं स्किन में, मरहम बनाने में, रेचक के रूप में, पौधों के हार्मोन के प्रयोगों के लिए, और इसके अलावा इसका उपयोग किया जाता है किस किस रूप में किया जाता है? बहुत सारे दवाइयां बनाने में, दवाई को गाढ़ा रखने में किया जाता है। इतने सारे उपयोग हैं। हो सकता है इसमें से कुछ छूट गए हैं।
इतने सारे उपयोग एगार एगार के इसमें हैं। और वो किससे मिलता है हमें? जिलीडियम और ग्लेसिलेरिया से। कौन सा पदार्थ मिलता है? एगार एगार। बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इसका। फिर कोन्ड्रस व कैरिजेनिया से, कोन्ड्रस व कैरिजेनिया से जो पदार्थ मिलता है उसका उपयोग पुडिंग, आइसक्रीम, व जेली बनाने में किया जाता है। कोन्ड्रस और कौन सा नाम है? कैरिजेनिया। अब इससे इसकी एक प्रजाति से ब्रोमीन भी प्राप्त होता है, पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया से ब्रोमीन प्राप्त होता है। ठीक, प्रतिजैविक भी इसकी एक प्रजाति से प्राप्त होता है। तो किस प्रजाति से प्राप्त होता है वो भी? तो पॉलीसाइफोनिया से ब्रोमीन भी प्राप्त होता है। और ब्रोमीन के साथ साथ यहीं पर लिख देती हूँ, ब्रोमीन व प्रतिजैविक प्राप्त होता है। और इसकी एक प्रजाति है जिसका नाम है डाइजीनिया, उससे पेट के कीड़े मारने की दवाई बनाई जाती है। क्या नाम है उसका? पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया से ब्रोमीन मिलता है, प्रतिजैविक मिलता है। और डाइजीनिया से पेट के कीड़े मारने की दवा बनाई जाती है। बनाते हैं। चलिए इसको एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। लाल शैवाल रोडोफाइटा, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, आर्थिक महत्व। तो लाल शैवाल का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है, पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी एक प्रजाति है जिसका नाम है पोराफाइरा। ये एक प्रजाति, ऐसे बहुत सी प्रजातियां हैं, उनमें प्रोटीन 30 to 35%, कार्बोहाइड्रेट 40 to 45% पाया जाता है। इसके अलावा उसमें विटामिन ए, बी और सी भी पाए जाते हैं। कोन्ड्रस और रोडिमेनिया, इसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनका उपयोग भी भोजन व चारे के रूप में करते हैं। पामेटा नाम की एक शैवाल है, लाल शैवाल, जिसका उपयोग तंबाकू की तरह चबाकर किया जाता है। जिलीडियम का उपयोग जेली बनाने में किया जाता है। जिलीडियम एक प्रजाति है लाल शैवाल की। जिलीडियम और ग्लेसिलेरिया से एगार एगार नामक पदार्थ प्राप्त होता है, जिसका बहुत अधिक उपयोग है प्रयोगशाला में सूक्ष्म जीवों के संवर्धन के लिए, आइसक्रीम बनाने में, जेली बनाने में, पुडिंग बनाने में, मरहम बनाने में, रेचक के रूप में। रेचक क्या होते हैं? जिससे किसी इंटेस्टाइन की या किसी की सफाई करनी है, पूरे जो जमे हुए पदार्थों को निकालना है, तो ऐसे पदार्थों को हम रेचक कहते हैं। रेचक के रूप में पौधों के हार्मोन के प्रयोग के लिए दवाइयों में भी इसका उपयोग किया जाता है। कोन्ड्रस और कैरिजेनिया लाल शैवाल की प्रजाति हैं, इनसे पुडिंग व आइसक्रीम बनाने में और जेली बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। पॉलीसाइफोनिया से ब्रोमीन प्राप्त होता है, साथ में इससे प्रतिजैविक भी प्राप्त होता है। एक और प्रजाति लाल शैवाल की है डाइजीनिया, जिससे पेट के कीड़े मारने की दवा बनाई जाती है। तो ये थे हमारे लाल शैवाल के पूरे आर्थिक महत्व। आज हमने पढ़ा लाल शैवाल के लक्षण और लाल शैवाल का आर्थिक महत्व। इसको आप वीडियो को सुनिए और इस पे आप लाइक कमेंट्स भी करिए, आपको कैसा लगा ये वीडियो, है ना। और साथ में इसके क्वेश्चन भी आपको लिखने होंगे।